Hello friends, I hope you all are well. Okay, so today's topic is fiscal policy of Government of India. Fiscal policy. What is fiscal policy? Fiscal policy means गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट होता है और जो उसका एक्सपेंडिचर होता है उसके बारे में बताया जाता है। इसमें गवर्नमेंट कितना रिसीव करती है, कहाँ कहाँ से रिसीव करती है और कहाँ कहाँ से उन पैसों का यूज कहाँ कहाँ पे करती है, उनका एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, उन सारों का जो डिटेल्स होता है, जो उनका एक तरह से मैनेजमेंट होता है या जो उनके ऊपर पॉलिसियाँ गवर्नमेंट बनाती है उनको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो आइए देखते हैं। और यही जो होती है इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसी चीज़ को गवर्नमेंट का फंक्शनिंग भी बोलते हैं। यही चीज़ होता है गवर्नमेंट जो काम करती है ये फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत ही वो आ जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी में जो रिशिफ्ट होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो गवर्नमेंट एक तो रिशिफ्ट करती है, दूसरा एक्सपेंडिचर करती है। तो जो रिशिफ्ट होता है वो रिशिफ्ट का क्या क्या सोर्स है। तो रिशिफ्ट दो तरीके से आता है। पहला तो होता है रेवेन्यू रिशिफ्ट, दूसरा होता है कैपिटल रिशिफ्ट। रेवेन्यू रिशिफ्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। रेवेन्यू रिशिफ्ट होता है एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स रेवेन्यूज में फिर आ जाते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आ जाते हैं आपके जो डिविडेंड होता है, जैसे जितने पीएसयूज होते हैं गवर्नमेंट के, उन पीएसयूज में गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन होता है, जो उन पीएसयूज को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है दैट इज नोन एज डिविडेंड्स। तो उस डिविडेंड के रूप में जो गवर्नमेंट की अर्निंग होती है वो एक हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यूज। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट अपना डिफरेंट स्टेट्स को लोन दे रखी होती है, तो उस लोन से जो उनको रिसिप्ट होता है, लोन के प्रॉफिट से जो उनको रिसिप्ट होता है या उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यूज का। फिर उसके बाद हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स। तो जो दोस्तों जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है करीब 90% होता है टोटल। हमारे जो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होती है उसमें करीब टोटल 90% रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो 90% जो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है इसमें जो टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, टैक्स रेवेन्यूज मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इन टोटल में जो 84% टैक्स रेवेन्यूज जाता है और 16% जो है नॉन टैक्स रेवेन्यूज जाता है। फिर उस टैक्स रेवेन्यूज में जो डायरेक्ट टैक्स का हमारे गवर्नमेंट को जो एक प्रपोर्शन रिसीव होता है वो 55% जो है कि डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, जैसे इंडिविजुअल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इंडिविजुअल इनकम टैक्स एक्सेट्रा, दीज आर नोन एज द डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनके थ्रू जो गवर्नमेंट की अर्निंग्स होती है वो 55%, जो टोटल टैक्स रेवेन्यूज होता है उसका जो 55% अर्निंग्स होती है वो होती है डायरेक्ट टैक्स के द्वारा। और इसकी जो है कि और 45% जो अर्निंग्स होती है वो रहती है इनडायरेक्ट टैक्स अर्निंग्स के द्वारा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया जो कि प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट चार्ज लगाती है। फिर कस्टम ड्यूटी हो गया, जो कोई इम्पोर्ट किया जाता है सामान बाहर देशों से तो उसके ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर एक टैक्स लगता है वो हो गया कस्टम ड्यूटी। तो इस तरह के जो चार्जेज होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो होता है 45% हमारे जो टोटल टैक्स रेवेन्यूज होता है उसमें, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज में 16% होता है, उसमें मैंने बता दिया आपको। और दूसरा रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है। कैपिटल रिसिप्ट ये हमारे टोटल रिसिप्ट का 10% शेयर होल्ड करता है, 10% शेयर होल्ड करता है। इसमें कौन कौन से रिसिप्ट आते हैं? एक तो होता है लोन रिकवरीज। यदि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है तो उसकी जो रिकवरी होती है, सो दैट इज नोन एज द कैपिटल रिसिप्ट। और फिर उसके बाद जो ग्रांट्स, for example suppose some grants have been taken from IMF, World Bank etc, or some other countries have provided some grants। जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF से जो लोन मिलता है या जो ग्रांट्स मिलता है, स्पेशल ग्रांट्स, तो वो सब भी कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। फिर इसके बाद जो असिस्टेंस और कहीं से मिलता है, कहीं से कोई असिस्टेंस मिलता है, किसी प्रकार की सहायता मिलती है, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाती है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया और ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ये टोटल मिलकर गवर्नमेंट की रिसिप्ट हो गई। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर पोर्शन के ऊपर। एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो होता है प्लान एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरह से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्लान एक्सपेंडिचर मतलब वो होता है जिसकी गवर्नमेंट पहले से प्लानिंग करके खर्चा करती है। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आई एम जस्ट कन्वेइंग यू कि जो गवर्नमेंट प्लानिंग के साथ खर्चा करती है, जैसे कि जो अपना पहले से प्री प्लान एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के होते हैं उनको बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर्स। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को पहले से प्लानिंग नहीं होती है, वो नीड्स के हिसाब से एक्सपेंड होती है। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं ये जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है ये 5 ईयर प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है कि कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इसकी गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए प्लानिंग करती है, वो एक्सपेंडिचर आ गया। और ये ओनली 30% शेयर मतलब होल्ड करता है टोटल एक्सपेंडिचर का, और 70% जो होता है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का कहाँ कहाँ पे खर्चा होता है, मतलब गवर्नमेंट जो पैसे खर्च करती है वो कहाँ कहाँ पे करती है, किस रेशियो में करती है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो नॉन प्लान के एक्सपेंडिचर जो कि 25%, नॉन प्लान का 25%, तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा जो शेयर एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट जो बहुत सारे से बोरिंग्स ले रखी होती है, लोगों से पैसे ले रखे होते हैं, तो उन लोगों का जो पैसों का जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट सब्सिडीज होती है, सेकंड नंबर आता है सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, फूड सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है, पेट्रोलियम सब्सिडी देती है। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट लोगों को राशन मिल रहा है, जो फ्री राशन मिल रहे हैं या बहुत ही सब्सिडाइज रेट में राशन मिल रहे हैं, तो वो सब सब्सिडी जो कंपनसेशन होता है गवर्नमेंट देती है। दो आर नोन एज द फूड सब्सिडीज। तो उसी तरह से फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी देती है, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो है कि सब्सिडी देती है। तो ये सब्सिडी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर का पोर्शन बनता है गवर्नमेंट का। तीसरा एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स मीन्स दैट जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेज होगी, डिफेंस फोर्स होगी, डिफेंस में आप कितना भी पैसा लगा दो लेकिन 1 रुपये का अर्निंग नहीं होगी। दैट इज कंप्लीट जो है कि एक्सपेंडिचर वो जो होकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो प्योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन से है ना। तो डिफेंस में हो गया खर्चा। फिर उसके बाद जो है कि हो गया गवर्नमेंट जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स को लोन देती है, तो लोन में भी जो है कि एक्सपेंडिचर होता है, वो भी नॉन प्लान में होता है। उसकी भी कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती कि प्लानिंग करके लोन दिया जाएगा, वो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। फिर उसी तरह पेंशन एक्सेट्रा जो होते हैं, जो पेंशन हर साल पेंशनर्स बढ़ते हैं तो उसका पहले से कैलकुलेशन करके तो फिक्स हो नहीं सकता, तो दीज आर अगेन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर टोटल जो है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का 90% ये सब रखते हैं, और 10% जो है कि एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में 10% एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा जाता है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उसमें शेव करके रखा जाता है। तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। अभी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रिकरिंग टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे तो अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज कर सकेंगे कि एक्चुअल में कैसे कैसे क्या खर्चा होता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका यूज हम लोग किसी असेट्स को मैनेज करने के लिए करते हैं, मेंटेनेंस में करते हैं। दिस इज रिकरिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नॉट इन्वेस्टमेंट। दिस इज रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, उसकी मेंटेनेंस में जो खर्चा लगता है वो जो है कि हमेशा रेगुलराइज लगता रहता है, और वो जो है कि इस चीज़ को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एंड दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हम जो पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं वो हमारे को एक असेट्स प्रोवाइड करेगा, वो हमारा एक्सपेंडिचर एक असेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे हमको जो है कि अगेन फिर उस असेट्स के द्वारा हमारे को इनकम होगा, है ना। तो जो इनकम होगा उसको फिर यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव्ड एक्सेट्रा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, एंड दिस capital formation, this capital expenditure you can say it provide base for the further investment by public and private। गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज होती है जो फर्दर इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि रोड का प्रोजेक्ट हो गया है, दुनिया कितनी हमारे इंडिया में एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, कितने ब्रिजेस बन रहे हैं, कितनी जो है कि रेलवे ट्रैक्स बिछ रही हैं, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड इन अवर कंट्री, those are based upon the capital expenditure
बेस, द बेस ऑफ दोज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाउ मच। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ और होता है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है इसमें जो है कि गवर्नमेंट इसको कितना बढ़ा के रखती है। मतलब यदि गवर्नमेंट जो है अपना फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा रिस्क लेके और स्पेस देगी तो उसमें क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जगह मिल जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जगह मिल जाएगा, फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो वहाँ पे जो है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों का जो है कि आपस में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो ऐसे रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे, लोगों की जो है कि इनकम के स्रोत लोगों के लिए जनरेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जॉब बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो इससे जो है कि एक यू कैन से कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी, हमारा देश और फिर तरक्की करेगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने 7.5 लाख करोड़ का जो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपना टारगेट रखा हुआ है। तो ये पिछली बार की तुलना में नियर अबाउट 30-34% इंक्रीज किया हुआ है गवर्नमेंट। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर ऑल द सेक्टर्स टू जस्ट इन्वेस्ट इनटू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ आवर कंट्री। तो ये भी जो है कि एक तरह का आप लोगों के लिए नॉलेज की बात है। अभी देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को एक मोटा मोटा टर्मिनोलॉजी की, ये जो बजट डेफिसिट होता है, फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है और जो है प्राइमरी डेफिसिट होता है, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा आपको जानकारी कि ये चीज़ क्या होती है। बजट डेफिसिट के बारे में हम सबने सुना हुआ है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होता है। बजट डेफिसिट का मतलब हो गया हमारी गवर्नमेंट के पास जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो, उसमें से टोटल रेवेन्यू जितना उसको यदि हम माइनस कर देंगे तो उसमें जो आएगा, जो बचेगा हमारा को, वो हो जाएगा बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट इसका मतलब ये कि हमारा जो है कि बजट में इनकम कम हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो जितना डिफरेंस आएगा वो बजट डेफिसिट हो जाएगा। और इस समय जो है कि हमारी गवर्नमेंट की ट्रेंड्स चेंज हो चुकी है। अभी बजट डेफिसिट के ऊपर टारगेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, अभी किसके ऊपर टारगेट करे, दैट इज नोन एज द फिस्कल डेफिसिट। अभी फिस्कल डेफिसिट के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट वो होता है जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होता है उसमें से टोटल रेवेन्यू को माइनस कर दो, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। गवर्नमेंट ने जो बोरोविंग लिया है, जो उधार लोगों से लिया हुआ है ना, उस उधार को यदि माइनस कर दोगे, उस उधार को माइनस कर दोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर में से फिर टोटल जो है रेवेन्यू को माइनस कर दोगे, तो उसमें जो आएगा उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट और टारगेटेड। और यही गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि इस फिस्कल डेफिसिट को जो है कि मेंटेन किया जाए, इस फिस्कल डेफिसिट को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है कि एक डिसीजिव मोड में रहे, मतलब कि डिसीजन लेने के कैपेबल रहे, अपनी फिस्कल पॉलिसी को अपने हिसाब से वो रिप्रेजेंट कर सके, अपने हिसाब से सेट कर सके। तीसरा होता है रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और माइनस हो जाएगा इसमें से आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देंगे तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो हो जाता है आपका रेवेन्यू डिफिसिट। और रेवेन्यू डिफिसिट जो होता है इसको बोलते हैं मोर डेंजरस। रेवेन्यू डिफिसिट सबसे खतरनाक होता है। कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू डिफिसिट सबसे खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि ऐसा पोर्शन होता है जो कि इनकम जिससे नहीं आता, इसमें खर्चा करने से वो एक तरह से मेंटेनेंस टाइप का खर्च होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप यदि रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हम बाहर से पैसा उधार ले रहे हैं या लोगों से पैसा उधार लेते हैं कंजम्पशन के लिए, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट। हम जो भी पैसा उधार लेंगे उसका मैक्सिमम पोर्शन हमारे कंजम्पशन में चला जाएगा, उसका जो है कि हम वो कैपिटल फॉर्मेशन में उसका यूज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज हम यदि उधार लेके अपने घर को चला रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि कितना बुरी कंडीशन हो जाती है। तो वहीं इसीलिए जो है कि इसको मोर डेंजरस बोला गया है। जो ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है, दिस इज वन टाइप ऑफ मोर डेंजरस डेफिसिट ऑफ द इकोनॉमी। तीसरा होता है, चौथा होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, जो हम इंटरेस्ट सारा इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं, उस इंटरेस्ट से यदि हम माइनस कर देंगे जो है कि फिस्कल डेफिसिट को, जितना टोटल इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है उससे फिस्कल डेफिसिट जो हमारा यहाँ पे आ रहा है इसको माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा दैट इज नोन एट द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट यदि माइनस साइन शो करता है, सरप्लस यदि माइनस है यहाँ पे, मतलब यदि कहने का हमारा जो
इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है वो कम है और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो ज़्यादा है। इंटरेस्ट पेमेंट कम है और फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो माइनस शो करेगा। इसका मतलब कि जो है कि हमारा सरप्लस है। हमारा सरप्लस का मतलब कि हम इंटरेस्ट पेमेंट कम कर पा रहे हैं तो इससे हमारा सरप्लस शो करेगा। तो ये 4 टर्म्स हैं आपके, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये जो है कि बेस है एक तरह से हमारी जो पूरी बजट का या जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है उसकी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मोटा मोटा आइडिया फिजिकल डेफिसिट का कि गवर्नमेंट कहाँ से कैसे पैसे लेती है और उस पैसों का फिर कहाँ पे उपयोग करती है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमारी गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रहा है एमसीए का नीचे, ट्रिपल पी मॉडल प्लस एमसीए। तो जो ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसमें किस तरह से ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल काम करती है, उसमें एमसीए क्या होता है, एमसीए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स इसको बोलते हैं। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडी के बीच में कैसे होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, क्या रेशियोज होते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। I would like to discuss about all these facts in the next video. Till then, I hope you understand something from this video about the functioning of the government and about something about the budget of the government, how government plans for their expenditure and plans for their revenue. Thank you very much for watching this video. Thank you.